गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका विषय है संगम युग। संगम युग के संदर्भ में आप लोग इससे पहले 2 वीडियोज़ में संगम युग के साहित्य, संगम युग क्या है, इस काल की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा। संगम युग एक तरह से एक ऐसा काल है सुदूर दक्षिण भारत के ऐसे स्थान का जिसके बारे में संगम साहित्य के अलावा हमारे पास बहुत कम स्रोत हैं जो इसकी जानकारी प्रदान करते हैं। आर्थिक स्थिति की तो भी जानकारी मिल जाती है, अन्य स्थिति की जानकारी के हमारे पास अन्य सोर्सेस नहीं हैं। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति, ये ध्यान रखना, आप लोगों ने वैदिक काल पढ़ा है, मौर्य काल पढ़ा है, और ये मौर्य काल वैदिक काल के बाद का समय है जिसे हम सुदूर दक्षिण के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। मौर्य काल तक आते आते आप ये देखते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी उत्तर भारत में, और संपूर्ण उत्तर भारत का आर्यीकरण भी शीघ्रता से हो गया। जिस तरह से उत्तर भारत का आर्यीकरण हुआ उस तरह दक्षिण भारत का आर्यीकरण बहुत शीघ्रता से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में भी आर्यीकरण अपनाया जाने लगा। उत्तर भारत की भांति चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के नियम इत्यादि ये हमें पता नहीं चलते। ये जरूर पता चलता है कि समाज में वर्ग विभाजन यहाँ भी था। अष्टपदावली एटुनथोकई जिसे कहा जाता है, एटुनथोकई में हमें तमिल देश में सामाजिक वर्ग विभाजन और विभिन्न वर्गों के अधिक्रमिक स्तर के विकसित न होने का पता चलता है कि यहाँ पर अभी तक विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य अंतर इत्यादि स्पष्ट नहीं हुआ था। समाज गोत्रों और वर्गों में विभाजित था, जातियों में नहीं। संगमकालीन दक्षिण समाज में वर्ण विभाजन नहीं था, लेकिन वर्ग विभाजन था। ब्राह्मणों के सर्वोच्चता से ये स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण बहुत तेजी से हो रहा था और ब्राह्मणों ने वहाँ भी ब्राह्मण परक व्यवस्था स्थापित करने में की कोशिशें जारी करनी शुरू कर दी थी। शुद्ध तमिलों में अरैवर समूह जो था वो बहुत प्रतिष्ठित था। अलवार उससे नीचे थे। अलवार कौन थे? सामंत, जमींदार, मध्यमवार। इन्हें वेल्लार भी कहा जाता था, यानी कि चोल, चेर, पांडे आदि राजन्य जो वर्ग था वो इस वर्ग से संबंधित था, क्योंकि यह वर्ग भूमि संपन्न वर्ग था। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को वीलकुंडी उलवर कहा जाता था। ये छोटे किसान होते थे। पशुपालकों को अव्यर कहते थे और शिकारियों को परदवर कहा जाता था। इनके नीचे लोहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार आदि थे। यानी कि हमें वैसे वर्ण विभाजन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये दिखाई देता है कि समाज में वर्ग विभाजन था। वर्ग के आधार पर उच्च और निम्न अवस्था जो थी समाज में वो उन्हें प्राप्त थी। तोल्काप्पियम ग्रंथ, जो कि द्वितीय संगम साहित्य का ग्रंथ है, संगम का ग्रंथ है, तोल्काप्पियम में ब्राह्मण, राजन्य, व्यापारी और कृषक 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। राजन्य को अरसर कहते थे, व्यापारी को वेनिगर और कृषक को वेल्लाल। जो प्रभुता संपन्न वेल्लाल थे उन्हें क्षत्रिय भी कहा गया। यानी कि हमें यहाँ क्षत्रियों की अलग से कोई वो वर्ग विभाजन दिखाई नहीं देता। जो राजन्य वर्ग है, राजन्य वर्ग वेल्लाल वर्ग में से क्षत्रिय वर्ग की पूर्ति कर लिया करता था, और जो कमजोर वेल्लाल थे उन्हें शूद्र की कोटि में रखने का प्रयत्न भी किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों की। तमिल प्रदेशों में संगम पूर्व ब्राह्मणों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब आर्यीकरण हुआ तो ब्राह्मण वर्ण जो था वो यहाँ भी सर्वोच्च हो गया। पुरोहित वर्ग का उदय ब्राह्मण वर्ग के रूप में हुआ। वैदिक धर्म के प्रचलन से दरबारी धनिकों के यहाँ ब्राह्मणों की यज्ञकर्ता के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनका सम्मान करना राजा का मुख्य कर्तव्य था। यानी कि राजा की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने राज्य में ब्राह्मणों की पूरी तरह रक्षा करे। अगर ब्राह्मण हत्या अगर हो जाती थी तो उसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, जघन्य अपराध उसे घोषित किया गया। राजा ब्राह्मणों को दान, उपहार आदि देते थे। करिकाल द्वारा 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं एक ब्राह्मण कवि को दी गई। इनके अलावा, धन के अलावा भी पशु, भूमि आदि भी इस समय ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो तमिल मूल के थे, और उत्तर के जो वेद विज्ञ ब्राह्मण थे वे वेदमार कहलाते थे।
संगम साहित्य से हमें ब्राह्मणों की दिनचर्या की भी जानकारी प्राप्त होती है कि ब्राह्मण पृथक बस्तियों में रहते थे, उनके घर गोबर से लिपे हुए रहते थे, उनके आंगन में गौवत्स बंधा रहता था, वे नियमित अग्नि पूजा करते थे, उनके यहाँ उपनयन के बाद विद्याध्ययन विद्यारंभ कराया जाता था, उनके घरों में कौवे और कुत्ते घुस नहीं सकते थे, वे धार्मिक अनुष्ठानों के समय मृगचर्म पहनते थे और कुछ ब्राह्मण मांसाहारी और सुराप्रेमी होते थे, यानी कि मांसाहार और सुराप्रेम ब्राह्मणों के लिए दक्षिण भारत में से निंदित कर्म नहीं माना गया था और आज भी ये चीज़ हमें वहाँ दिखाई देती है। अब राजन्य वर्ग को क्या कहते थे? अरसर। ब्राह्मणों के बाद जो राजसी परिवार था, इसी को समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी। संगम कवियों ने राजाओं की विषय वासना, सुरापान, मनोरंजन के विभिन्न साधनों इत्यादि का वर्णन किया है। जनजातियों के जो राजा थे वो चोर, डाकू, लड़ाकू, निर्मम हत्यारे थे। मैदानी भागों में आते, वहाँ पशुओं का अपहरण करते और उन्हें ले जाते थे। लेकिन फिर भी राजा जो थे समाज में सम्मानित थे। विभिन्न राजकीय कार्यों को करने का उत्तरदायित्व इस वर्ग के पास था। सैनिकों को भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तीसरा वर्ग था व्यापारी वर्ग, इन्हें हम वेनिगर भी कहते हैं। व्यापारी वर्ग को संगम साहित्य में चैत्तीय कहा गया और दक्षिण भारत में व्यापारियों की जो गणना है वो शूद्रों से की गई है। हालांकि ऋषि व्यापार के द्वारा उन्होंने धन अर्जित कर लिया था और समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे 2 मंजिलों के भवन में रहते थे। नीचे की मंजिल का प्रयोग गोदाम के रूप में और ऊपर की मंजिल का प्रयोग वे आवास के रूप में करते थे। अगला वर्ग था भूस्वामी एवं कृषकों का वर्ग, जिसे वेल्लाल कहा गया। वेल्लाल समाज में सम्मानित थे। इनका मुख्य कर्म कृषि था। पहले इस कर्म को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जब कृषि तकनीकों का प्रयोग किया गया, कृषि उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन के फलस्वरूप उनके पास धन बढ़ा, तो उसके पश्चात धन बढ़ने के पश्चात इन्हें भी समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त हो गया। वेल्लाल 2 प्रकार के थे, एक तो भूमि स्वामी और दूसरे खेतिहर मजदूर। वेल्लाल का ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर के में कि वेल्लाल कौन थे या वेल्लाल के बारे में लिखिए, ठीक है। भूस्वामी जो थे वे अपनी भूमि पर खेतिहर मजदूरों से, श्रमिकों से कार्य कराते थे, समाज में सम्माननीय थे, कुलीन, समृद्ध परिवार और शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाते थे। वेल्लाल में से ही सरदार, सामंत आदि चुने जाते थे। खेतिहर मजदूर वे वेल्लाल थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, दूसरों की भूमि पर जाकर कृषि करते थे और उसके बदले पारिश्रमिक या उत्पादन का कुछ भाग प्राप्त करते थे। आर्थिक दृष्टि से दरिद्र थे और इसीलिए सामाजिक स्तर भी उनका निम्न था। समाज में इनके अलावा कुछ अन्य व्यावसायिक वर्ग भी थे जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गडरिया, मछुआरे, सुनार, लोहार, पुलैयन, एनियर, मलवर आदि। गडरिया पशुपालकों को कहा गया। मछुआरे जो मछलियों को पकड़ने का कार्य करते थे, समुद्र तटीय क्षेत्रों पर ये निवास करते थे। सुनार स्वर्ण आभूषणों को बनाते थे क्योंकि बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण यहाँ लोगों को प्रिय थे। लोहार लोहे के विभिन्न औजार, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। पुलैयन रस्सियों से और विभिन्न प्रकार के चर्मों से चारपाई, कुर्सी इत्यादि बुनने का कार्य, रस्सी बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकार जाति थी जो शिकार कर्मों को करती थी, जंगलों के आसपास से ज़्यादातर निवास करते थे। मलवर उत्तरी तमिल सीमा पर रहने वाली जाति थी, निम्न जाति मानी जाती थी। इस समय विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई और विदेशी व्यापार की वृद्धि का प्रभाव पड़ा विदेशी जातियों के आगमन पर। हम देखते हैं कि संगम काल में समुद्र तटीय क्षेत्रों पर विभिन्न विदेशी जातियां निवास करने लगी थी। इनमें अधिकांशतः यूनानी, रोमन और अरब थे। जो अमीर यवन थे उनके निवास को मरुवर्ग कहा जाता था। शासकों के अंगरक्षकों के रूप में इनकी भर्ती की जाती थी। अनेक यवन स्त्रियों के अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त करने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इन्हें तमिल नहीं आती थी, इसीलिए इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। समाज में विवाह, सती प्रथा, अन्य प्रथाएं भी विद्यमान थी। आर्यों का विवाह संस्कार जो था वो यहाँ भी प्रचलित हो गया था, लेकिन यहाँ संस्कार और कर्मकांडों को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। विधि द्वारा एक पत्नी का विधान था, लेकिन धनी लोग एकाधिक विवाह भी करते थे। निसंतान पुरुष को
दूसरे विवाह करने की अनुमति थी। स्त्रियों को भी वर चयन का अधिकार था, यानी कि अपने पति को चुनने में उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। निकट रक्त संबंधों में विवाह मान्य थे। जैसे आज भी दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में मामा और भांजी का विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इस तरह के विवाह उस काल में भी मान्य थे। एक पक्षीय प्रणय को कैकड़ई, औचित्यहीन प्रणय को पुरंदरणई और प्रेम विवाह को पंचतनई कहा जाता था। विवाह के लिए लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 12 वर्ष उत्तम मानी जाती थी, यानी कि बाल विवाह सब यहाँ पर प्रचलित थे। सती प्रथा, संगम साहित्य में हमें सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मणिमेखले के अनुसार सच्ची पत्नी, वास्तविक पत्नी वही है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात जलती चिता में प्रवेश कर जाए। और ये उल्लेख हमें कब प्राप्त होता है? जब व्यापारी कोवलन की पत्नी कन्नगी सती हुई तो उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। सती होना सामान्य नियम नहीं था, लेकिन राज परिवार में यह एक सामान्य नियम सा ही हो गया था। स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद विधवा जीवन से बचने के लिए सती होना पसंद करती थी। समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। तोल्काप्पियम में एक विधवा कहती है कि मुझे सती होने से रोकने के लिए मैं आप लोगों का अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मैं जिंगली के तेल युक्त चावल, वेलई की पत्तियां खाने और नंगी भूमि पर सोने के लिए क्यों जीवित रहूं? इसका कारण क्या था कि विधवा होने के पश्चात स्त्री को अपने केश मुंडवाने होते थे। आभूषण और वस्त्र, अच्छे आभूषण और अच्छे वस्त्र पहनने का उसे अधिकार नहीं था। जीर्ण शीर्ण वस्त्र उसे पहनने होते थे। उसे भूमि पर शयन करना होता था और एक बहुत संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता था। दिन में सामान्य और अल्पाहार की अनुमति ही उसे प्राप्त होती थी। तो ऐसे में विधवा जीवन जो था वो बहुत कष्टकर था, अतः स्त्री सती होना पसंद करती थी। गणिकाएं एवं नर्तकियां भी समाज में विद्यमान थीं। इनका समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। इनके जीवन यापन का स्रोत वेश्यावृत्ति थी। संगम साहित्य में नृत्य करने वाली माधवी नाम की एक गणिका का उल्लेख मिलता है। नगर के एक भाग में उनका पृथक वीथी, जिसे आप मोहल्ला, गली कुछ भी कह सकते हैं, वह विद्यमान होता था जहाँ वे रहती थी। विवाहित पत्नियाँ उन्हें अपनी शत्रु मानती थीं। कुछ गणिकाएं घरेलू कामकाज के लिए, कुछ राजप्रसादों में अंगरक्षिकाओं के रूप में भी नियुक्त होती थी। अंगरक्षिका बोलते हैं बॉडीगार्ड्स को, ठीक है। संगम युग में यवन गणिकाओं को भी अंगरक्षिकाएं नियुक्त करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। महिलाओं की समाज में स्थिति यदि हम देखें तो स्त्रियों की स्थिति के विषय में बहुत कम सूचना मिलती है, लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। संगम समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी समाज में स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। वर चयन की स्वतंत्रता प्राप्त है उन्हें, तो इससे पता चलता है कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। पत्नी के विषय में लेकिन तोल्काप्पियम में ये कहा गया है कि पति के अधीन पत्नी का रहना श्रेयस्कर है। स्त्री से परामर्श लेना, मार्गदर्शन लेना पुरुष के लिए लज्जाजनक माना जाता था। स्त्री शिक्षा का चलन था, क्योंकि संगम काल में अनेक कवित्रियों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। माधवी को भी भिक्षुणी और एक विद्वान भी कहा गया है। काव्य संग्रहों में स्त्रियों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन में भागीदारी के विषय में सूचना प्राप्त होती है, यानी कि उन्हें समाज में के विभिन्न आयोजनों में भी भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियों की शारीरिक और चारित्रिक पवित्रता पर बहुत बल दिया गया था, यानी कि स्त्रियों की स्थिति समाज में फिर भी उन्नत थी। आवास की बात करें, अभी आपको बताया था कि व्यापारी लोग 2 मंजिले के घरों में रहते थे, तो इसका मतलब जो लोग धनी थे वे बहुमंजिले घरों में रहते थे। उनके घर ईंट और गारे से बने हुए सुसज्जित होते थे। दीवारों पर देव मूर्तियों और पशु जीवन के चित्रण होते थे। राजाओं के आवास सुंदर उद्यानों से सजाए जाते थे। भवन वास्तुशास्त्र के विधान और शुभ मुहूर्त में बनाए जाते थे। सामान्य जन कच्चे घास फूस की झोंपड़ियों में रहते थे। निम्न व्यवसायों के लोग जो थे या जो गरीब लोग थे वो इस वर्ग में आते थे, और उन लोगों के जो घर थे वो बहुत साधारण होते थे, बहुत सामान्य, केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही उनके पास होती थी। भोजन सामिष और निरामिष, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रचलित था। विभिन्न प्रकार के पकाए गए मांस, कछुओं, मछलियों के विशेष प्रकार के मांस, हरी बोतलों में बंद मुन्नीर, शराब धनी लोगों के प्रिय आहार और पेय थे।
अंगूरी शराब भी रोम से आयात की जाती थी, क्योंकि एम्फोरा हमें प्राप्त हुए। एम्फोरा वे बर्तन होते थे जिनमें अंगूरी शराब को रखा जाता था। सुरापात्र इन्हें आप कह सकते हैं। मछली का मांस भी खाया जाता था। विभिन्न प्रकार के मांस खाए जाते थे। धान प्रमुख खाद्यान्न था, लेकिन अन्य खाद्यान्न भी यहाँ पर उगाए जाते थे। गन्ना भी यहाँ के लोगों को प्रिय था। गन्ने से विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते थे। गोल मिर्च, काली मिर्च, विभिन्न प्रकार के मसाले या फल इत्यादि की खेती भी यहाँ होती थी। नारियल भी उत्पादित होता था और नारियल का प्रयोग विभिन्न प्रकार से भोजन में किया जाता था। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के तमिल समाज में बहुत से साधन थे। उच्च वर्ग के लोग कविता पाठ, गायन, वादन, नृत्य आदि से मनोरंजन करते थे। गीतकारों को उदारतापूर्वक पारिश्रमिक दिया जाता था। संगम काल के लोग संगीत और रागों के जानकार थे। राजा करिकाल का ही जो चोल राजा थे, उन्हें भी 7 सुरों का ज्ञाता कहा गया है। तो इसका मतलब राजा भी संगीत इत्यादि की शिक्षा लेते थे। बांसुरी वादन भी प्रचलित था। नर्तक नर्तकियों के दल भी मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन थे नृत्य, संगीत, वादन, झूला, कंदुक कीड़ा, अभिनय, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पिकनिक पर जाना, वृषभ, मुर्गों, बकरों की लड़ाई देखना, मल्लयुद्ध। मांस मदिरा का सेवन ये भी लोकप्रिय होता था। राज परिवार दावतों का आयोजन कराते थे और इन दावतों में विविध प्रकार के भोजन, पेय पदार्थ आदि सम्मानित व्यक्तियों को, कवि, विद्वानों इत्यादि को परोसे जाते थे। यानी किस तरह से दावतों का आयोजन भी मनोरंजन का एक साधन था। वस्त्राभूषण, दक्षिण भारत में जैसा आपको विदित है बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ती, तो इसीलिए साधारणतः सामान्य जन सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे और जो धनी परिवार थे वे रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। धोती और पगड़ी मुख्य वस्त्र थे। सामाजिक स्तर लोगों के वस्त्रों से स्पष्ट हो जाता था। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती थीं, जिनमें नाक की लौंग, चूड़ियाँ, हार और भुजबंद थे। पुरुष भी गले में हार पहनते थे। विभिन्न प्रकार के रत्न, कीमती पत्थर, मोती, मूंगे आदि से आभूषणों का निर्माण किया जाता था। विभिन्न प्रकार की प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे सुगंधित द्रव्य हैं, पाउडर हैं, क्रीम इत्यादि, इनका प्रयोग भी उस समय में किया जाता था। संगम काल के लोग अंधविश्वासों को भी मानते थे। वे लोग अंधविश्वास, जादू टोने इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि में विश्वास रखते थे और यही कारण था कि ज्योतिषियों और ये टोने टोटके करने वाले लोग जनता से बहुत सा पैसा भी ऐंठते थे और उन्हें बेवकूफ़ भी बनाते थे। जैसे ये लोग कई ऐसे कार्य करते थे जो उनके शकुन अपशकुन के विचारों के बारे में हमें पता चलता है। जैसे ये मानते थे कि बरगद के पेड़ में देवताओं का निवास रहता है। ग्रहण का कारण है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सांप द्वारा सूर्य और चंद्र को निगल जाना। कौए को अतिथि के आगमन का सूचक मानते थे। कौए को भोजन कराते थे और यदि कौए को भोजन कराया जाता था, साथ ही बच्चे के नज़र लगने पर ताबीज़ आदि पहनाने का में यकीन रखते थे। सुंदर बच्चों को नज़र से बचाने के लिए घी एवं सरसों का तेल लगाते थे। अनिष्ट को रोकने के लिए ताबीज़ पहनाते थे। यानी कि विभिन्न प्रकार के शक अपशकुन ये लोग मानते थे। मृतक संस्कार, संगमकालीन तमिलों में सामान्यतः तो शव की 2 प्रथाएं थी शवदाह की। एक तो अंतिम संस्कार जिसे कि हम अग्नि संस्कार कहते हैं, और दूसरा समाधिकरण के शव को दफना दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो संगम काल है ये महापाषाणिक संस्कृति के ही बाद शुरू हुआ है। महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत शव को दफनाने की जो विभिन्न क्रियाएं थी उनका अध्ययन हम करते हैं, जहाँ विविध प्रकार की समाधियाँ हमें प्राप्त होती हैं। अब ये जो समाधियाँ हैं इनमें मृतक की अनेक बार आवश्यकता की वस्तुएं भी हमें प्राप्त होती हैं, जैसे आभूषण है, बर्तन हैं, औजार इत्यादि। तो ऐसा ही हमें इस काल में भी प्राप्त होता है कि इस काल में भी शव के साथ कई बार आवश्यकता की वस्तुएं रखी जाती थी। मणिमेखलाई में सवाधान की अनेक विधियों का वर्णन मिलता है, जैसे शव को जलाया, दफनाने, सवाधान के लिए बड़े बड़े गड्ढे, कलश में शव को रखना, भूमि के अंदर निर्मित कक्ष आदि विधियों का वर्णन है। यानी कि इस समय मृतक की सामाजिक स्थिति के अनुसार उसकी समाधि विभिन्न आकार प्रकार की बनाई जाती थी। हो सकता है महापाषाणिक संस्कृति का अंतिम चरण था, इसीलिए उस तरह की समाधियाँ इस काल में भी प्रचलित रही होंगी। अब है आर्थिक स्थिति। संगम साहित्य से हमें आर्थिक जीवन के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन संगम
प्लनी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, टॉलमी आदि के विवरण। इसके अलावा कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जैसे रोमन राजाओं के सिक्के, रोम के मृदभांड, अरिकमेडु से हुआ उत्खनन इत्यादि से भी हमें आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अरिकमेडु का मैं बार बार उल्लेख कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अरिकमेडु एक ऐसा स्थान है जहाँ से उत्खनन में हमें पूरी रोमन बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में यानी कि कनिष्क काल में रोम के साथ भारत का व्यापार बहुत अधिक होता था। भूमि के प्रकार के अनुसार अर्थव्यवस्था और जीवन निर्वाह के साधनों में अंतर थे। ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? पहाड़ी और वन्य प्रदेशों में शिकार, वन संपदा पर आधारित शिल्प और उद्योगों को प्रमुखता प्राप्त थी। चारागाही क्षेत्रों में लोग पशुपालन करते थे। शुष्क क्षेत्रों में लोग लूटमार करते थे, पशुओं का अपहरण करते थे। उपजाऊ क्षेत्र में लोग कृषि कर्म करते थे और समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग नमक निर्माण और मत्स्य पालन करते थे। यानी कि जैसी जगह वैसा लोगों ने अपने व्यवसाय को विकसित कर लिया था। अब बात करते हैं कृषि की, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। कावेरी का डेल्टा यहाँ एक ऐसी उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी जगह में एक हाथी बैठता है उतनी जगह में 7 लोगों के खाने लायक अनाज को उत्पादित किया जा सकता है। और यह कावेरी का डेल्टा ही था जिसे लेकर आगे चलकर विजयनगर और बहमनी में भी लंबे संघर्ष चले हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। कृषि की विभिन्न तकनीक, जुताई, बुवाई, सिंचाई, खाद का प्रयोग इत्यादि इस काल में भी विकसित हो चुकी थी और लोग इनको करते थे। धान प्रमुख उत्पादन यानी कि धान की फसल मुख्य रूप से होती थी। तमिल देश की उपजाऊ भूमि में एक वेली क्षेत्र में हजारों कलम धान के उत्पादन होने की बात कही गई है। ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, केला, कपास, नारियल आदि महत्वपूर्ण फसलें थीं। इसके अलावा गोल मिर्च, काली मिर्च, इलायची आदि मसाले भी यहाँ उगाए जाते थे। नदियों के पानी की सिंचाई के लिए राजा विभिन्न प्रकार के प्रयास करते थे, क्योंकि सिंचाई वर्षा के अलावा कृत्रिम साधनों पर भी निर्भर थी। जैसे करिकाल चोल ने कावेरी के मुहाने पर एक बांध का निर्माण कराया था, तो यह भी सिंचाई के उद्देश्यों से ही कराया गया। तमिल देश के अन्य राजाओं ने भी सिंचाई के साधनों के विकसित करने, उन्हें बढ़ाने पर जोर दिया था। अब है शिल्प, उद्योग और व्यवसाय। कई बड़े नगर विभिन्न प्रकार के शिल्पों और व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध थे। पोहार में स्थानीय शिल्पों के साथ मगध, अवंती, महाराष्ट्र के धातुकर्मी एवं अन्य कारीगर आकर बस गए और उन्होंने वहां अपनी कार्यशालाएं भी स्थापित की। शिल्प में कताई और बुनाई बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कताई और बुनाई संबंधित होता है वस्त्र उद्योग से, तो ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत सूती वस्त्र के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। उरैयूर और मदुरई नगरों में वस्त्र निर्माण का प्रमुख उद्योग था। पेरिप्लस में उरैयूर के बारीक सूती वस्त्र की प्रशंसा की गई है। सूती वस्त्र के बारे में ये कहा गया है कि वे सांप के कैंचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे। उनकी कताई बहुत इतनी अच्छी होती थी कि उन्हें खुली आंखों से उनके धागे नहीं देखे आंखों से भी उनके धागे नहीं देखे जा सकते थे। धातु उद्योग भी विकसित था। अरिकमेडु और उरैयूर में किए गए उत्खनन में सोने, चांदी और तांबे, कांसे के आभूषण प्राप्त होते हैं। काष्ठ उद्योग भी महत्वपूर्ण था। व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के जहाज बनाए जाते थे, तो इससे पता चलता है कि काष्ठ उद्योग भी विकसित था। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन, नमक निर्माण, मुक्ता, शंख, सीप, घोंगे से विविध वस्तुएं बनाई जाती थी। इवन संगम सभा का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था नकीरर। नकीरर भी शंख और सीप से बनी चूड़ियाँ बनाकर बेचता था। इस तरह शिल्प और व्यवसायों के श्रेणी संगठन भी इस काल तक विकसित हो चुके थे। हालांकि संगम साहित्य में इनका उल्लेख हमें नहीं मिलता। व्यापार विकसित था। विदेशी व्यापार से यहाँ की आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक उन्नति हुई थी। पेरिप्लस के अनुसार समुद्री व्यापार पर राजाओं ने नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि समुद्री दस्यु व्यापारियों को नुकसान पहुंचाते थे। इस काल के प्रमुख बंदरगाहों के उल्लेख मैं आपको कर रही हूँ। इन बंदरगाहों में से कम 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। पोहार, उरैयूर, अरिकमेडु, कांची, मदुरा, मुजिरिस, टिंडिस, कमेर आदि। 3 तो राजधानियों के रूप में आपको याद हो जाएंगे, पोहार या कावेरीपट्टनम, उरैयूर,
और इसके अलावा मदुरा, कांची, ठीक है। इसके अलावा मुजरिस आप लोग इसलिए याद करिएगा क्योंकि मुजरिस पश्चिमी दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था, पश्चिमी समुद्र तट का, और कावेरीपट्टनम पूर्वी समुद्र तट का प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। कविताओं में पांड्य देश के शालियूर और चेर देश के बंदर नगर को अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी बताया गया है। मदुरा यह जो नगर था यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। मदुरा और पोहार जैसे नगरों में दो प्रकार के बाजार थे, प्रातःकालीन और सायंकालीन। साहित्य में हमें मदुरई नगर के बाजारों का उल्लेख भी प्राप्त होता है कि क्रय विक्रय की वस्तुओं में स्थानीय और बाहर से आयातित ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण, चूड़ियाँ, कांसे, तांबे, हाथीदांत और इनसे बनाई गई वस्तुएं, सुगंधित अंगराग, जड़ाऊ वस्तुएं, फैंसी विग आदि वस्तुएं प्राप्त मिलती थीं। मदुरा में मोतियों का व्यापार होता था, पोहार में मोतियों का व्यापार होता था, ठीक है। नीलकंठ और मुजरिस के बाजारों में काली मिर्च, पारदर्शी पत्थर, हीरे और नीलम का व्यापार होता था। वस्तु विनिमय का इस समय में प्रचलन था। मुद्रा की बहुत अधिक स्थापना इस काल में नहीं हुई थी। धान को विनिमय की प्रमुख वस्तु माना जाता था, जैसे ग्वाले दूध, दही, घी आदि के बदले धान और दुधारू पशु लेते थे। नमक से धान का, जड़ी बूटियों का, मछली के तेल एवं मादक पेयों से अदल बदल के उदाहरण प्राप्त होते हैं। लोबान अरबिया का उत्पाद था, तो भारतीय व्यापारी वस्त्र, गेहूं और तिल के तेल के बदले लोबान लेते थे। रोम के मूंगों को भारत के मोतियों से बदला जाता था। इस तरह से वस्तु विनिमय एक वस्तु से के बदले दूसरी वस्तु लेने से है, तो इस तरह से वस्तु अदल बदल कर व्यापार होता था। जावा, सुमात्रा, वर्मा, थाईलैंड आदि के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे। दक्षिण भारत से होने वाले व्यापार में प्रथम से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। यवन व्यापारी अपने व्यापारिक जहाज़ों के साथ अंगरक्षक भी लाते थे और साथ ही अपनी उनकी सैनिक टुकड़ियाँ भी नियुक्त की जाती थी, जिससे उनके व्यापार की वस्तुओं को हानि न पहुँचे, समुद्री दस्युओं से वो दूर रहें। अब है धार्मिक स्थिति। संगम युग में धर्म के बारे में बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यहाँ भी ब्राह्मण धर्म स्थापित हो चुका था। राजा विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों का संपन्न कराते थे। अगस्त्य ऋषि को यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का प्रारंभ करने वाला कहा गया है, और अगस्त्य ऋषि के बारे में ही ये कहा गया कि उन्होंने तमिल भाषा और व्याकरण की उत्पत्ति भी की थी। अनेक वैदिक परंपराएं इस काल में प्रचलित हो चुकी थी। करिकाल पांड्य राजा वैरुवल्दी नेडुंजेलियन ने वैदिक यज्ञों का संपादन करवाया था। करिकाल सेनगिट्टू वन ने या राशु यज्ञ किया था। यज्ञशालाओं का निर्माण राजाओं की तरफ से कराया जाता था। याज्ञिक क्रियाओं के अलावा अन्य देवताओं को भी माना जाता था, जैसे इंद्र, विष्णु, वरुण, बलराम, कृष्ण, मुरुगन, शिव आदि। मुरुगन इनका प्रमुख देवता था, जिसे आगे चलकर सुब्रमण्यम कहा जाने लगा। इसकी समानता कार्तिकेय से बिठाई गई है। कार्तिकेय और कुमार, कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र बताया जाता है, तो इस तरह से यह शिव और पार्वती के ही यानी कि शैव धर्म का ही प्रचलन यहाँ हमें दिखाई देता है। कुमार भी इसे कहा गया, कुमार सुब्रमण्यम को कहा गया। तो इस तरह से जो दक्षिण देव के देवता थे उन्हीं की स्थापना यहाँ स्थापित हो चुकी थी देवताओं की। परिपाडल में तिरुमल और मुरुगन की पूजा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करने की परंपरा भी प्रचलित थी। मणिमेकलई में हमें सरस्वती के मंदिर का उल्लेख मिलता है, और शलपति कार्यक्रम में ये उल्लेख है कि पोहार में अनेक मंदिर थे। वृक्ष पूजा भी की जाती थी। केले का पेड़ सर्वाधिक पूज्य था। लोगों का विश्वास था कि इसमें सभी देवता निवास करते हैं। और संगम युग में यह और एक प्रथा प्रचलित थी कि विजयी राजा पराजित राजा के पूज्य वृक्ष को कटवाकर उसका ढोल बनवाता था, और यह उसके लिए गौरव का प्रतीक होता था। बौद्ध धर्म का भी यहाँ प्रचलन था। गणिका माधवी और उसकी पुत्री मणिमेकलई बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी। बौद्ध विहार यहाँ बनवाए गए हैं। इसके अलावा जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार था। जैन विहारों की उपस्थिति भी हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो इस तरह से दक्षिण भारत में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों ही धर्मों का अस्तित्व था। युद्ध में वीरगति पाने वाले शूरवीरों को सम्मान दिया जाता था। उनके स्मारक पत्थर स्थापित किए जाते थे, जिन पर उनके नाम और उपलब्धि आदि लिखे जाते थे।
सती पूजा भी यहाँ होती थी। मैंने आपको बताया था सेनगुट्टू वन के समय में कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा या सती पूजा जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ प्रारंभ हुई थी। तो इस तरह से धर्म के संदर्भ में भी हमें बहुत सी जानकारियाँ संगम काल की प्राप्त हो जाती हैं। वस्तुतः संगम काल ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सुदूर दक्षिण के अंतर्गत स्थापित हुआ और दक्षिण भारत के जिस समाज की जो विशेषताएं थी उनका प्रारंभ संगम काल से ही यहाँ प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।